Hello class, today we are going to start physics, electrostatic potential and capacitance, class 12th, chapter 2nd. First of all, we will give introduction about that. Electrostatic potential and capacitance. Introduction. The notion of potential energy was introduced earlier when an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force. That work gets stored as potential energy of the body. When the external force is removed, the body moves, gaining kinetic energy and are losing an equal amount of potential energy. यहां पर हम बात कर रहे थे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब भी हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, किसके लिए? कुछ वर्क डन कराने के लिए। वर्क डन भी कैसा? वर्क डन इन टेकिंग ए बॉडी, किसी भी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए कोई फोर्स लगाना, जो कि फोर्स अगेंस्ट होगी किसके? एक स्प्रिंग फोर्स के या किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो उस फोर्स से बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जब जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में अभी आई है, जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में आई है, कब? जब हम वर्क डन कर रहे थे मूव कराने में एक बॉडी को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में। जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, द बॉडी मूव्स गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड लूजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी बॉडी इक्वल अमाउंट में एनर्जी लूज कर देती है, जिससे बॉडी मूव करने लग जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। Further, the sum of kinetic and potential energies is thus conserved. इसीलिए जब काइनेटिक एनर्जी जितना लूज करती है, जितना अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी में स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी उसी अमाउंट में हमें मिलता है जिस अमाउंट में एक बॉडी पोटेंशियल एनर्जी लूज करती है। इसीलिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कैसा है? कंजर्व्ड नेचर का है। मतलब कंजर्व नेचर से ना तो काइनेटिक एनर्जी और ना ही पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती है और ना ही बनती हैं, ये ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फोर्सेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। Spring force and gravitational force are example of conservative forces. इस तरीके की जो फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये किस तरीके की फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव। ये कंजर्व है हमारे पास और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स बॉडी में कैसी होती है? कंजर्व। हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं। स्प्रिंग का एक केस ले लेते हैं, सबको पता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसको हम प्रेस करेंगे, इसको हम दबाएंगे, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्म में जब ये आ गई तो हमने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक हमने इसे वर्क डन किया नीचे लाने में, तो उसमें क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इसे छोड़ दिया तो वो फिर से इतनी बड़ी हो जाएगी। तो जब उसे हमने छोड़ दिया तो उसने मूव किया उसी अमाउंट में, वो इस पॉइंट पर दोबारा पहुंच गई, दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसके कुछ एग्जांपल क्या है? स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्दर, पोटेंशियल एनर्जी, एज वी नो एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजिशन in the case of a bow and an arrow. When the bow is drawn, it stores some amount of energy which is responsible for the
काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है, बो और एरो का एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर एक हमारे पास बस है, जो यहां पर हमारे पास बस है, अभी इसमें किसी फॉर्म में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसमें अभी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल किसका लिया है हमने, बो एंड एरो की बात की। हमारे पास एक तीर है, ये तीर है, इसको हमने चलाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर खींचते हैं, इसको हम, जो ये रस्सी है इधर होती है, इसे हम पीछे की ओर खींचते हैं, कुछ हम ऐसे खींचते हैं। जब इसे हम यहां से इस पॉइंट से पीछे ले गए तो इसमें जो स्टोर हुई, जब स्टोर हुई वो क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हुई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के। वही पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, काइनेटिक एनर्जी के लिए। वो आपको समझ में आएगा इस बस वाले डायग्राम से। देखते हैं आगे। इट गेन्स व्हेन रिलीज्ड। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट स्ट्रेसेस विदिन इटसेल्फ, इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज और अदर फैक्टर। अभी आपने देखा इस बस ने मूव किया, अभी आपने बस को मूव करते हुए देखा, यहां पर यहां से लेके यहां तक बस ने मूव किया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। फिर से यहां पर बस आकर स्टॉप हो गई, इसके अंदर अब कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलर वे में जब वो उसको रिलीज कर देगी तो यहां से बस चलना फिर से स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस, और ये क्या हो गई हमारी फिर से काइनेटिक एनर्जी। तो यहां तक अभी तक हमने किसके बारे में बात की, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फर्दर, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन two object. For the gravitational force, the formula is W equals mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अभी किसकी वजह से फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया, दैट इज W इक्वल्स mgh, वेयर m is the mass in kilograms, g is the acceleration due to gravity, h is the height in meters। यहां पर जो m है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हाइट इन मीटर्स। यहां पर हमें डायग्राम से बताया जा रहा है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है वो इंफिनिटी तक जा रहा है या फिर इंफिनिटी से लौट के वापस आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू द अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट gravitational potential energy has the same unit as kinetic energy, that is kilogram into meter square. All energy has the same units, kilogram meter square per second square, and measured using the unit joule, that is J। यहां पर हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले की और उससे यूनिट की। यूनिट हमारे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर एनर्जी की जितनी भी यूनिट्स हैं हम उन्हें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और जूल में मेजर करते हैं। फर्दर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप
is defined as the amount of work done in order to move a unit charge from a reference point to a specific point inside the field without producing an acceleration. SI unit of electrostatic potential is volt. Other units is stat volt. Symbol of electrostatic potential is V or phi. Dimensional formula is mL2T3L-1. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या को हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी कहते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी कह सकते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से लेकर एक रेफरेंस पॉइंट से लेकर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ले जाना फील्ड के अंदर बिना एक्सेलरेशन के, विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या दे रखी है, वोल्ट, और इसे हम अदर यूनिट है इसकी स्टेट वोल्ट, इसको हम सिंबल V और फाई से डिनोट करते हैं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T3L-1। फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज U equals 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 over D। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, एनर्जी का टर्म्स आ गया इसलिए हम इसे U से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, U से। इसके लिए फॉर्मूला है K Q1 into Q2 over D। D is the distance between the two charges और K एक कांस्टेंट है जिसे हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं जिसकी वैल्यू क्या है 1/4 pi epsilon naught। फर्दर 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, where Q1 and Q2 are the two charges that are separated by the distance D। यहां पर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं जो कि सेपरेट किससे हैं, डिस्टेंस D से। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से कोई भी एक स्पेसिफिक चार्ज है उसके r रेडियस पे, उसे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे लेके आना है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम R to P इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वही इस फिगर में हमको शो किया हुआ है। फर्दर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q एट द ओरिजिन इन फिगर फॉर डेफिनेट्स। यहां पर हमने एक चार्ज Q लिया है, हमने क्या लिया है, कैपिटल चार्ज Q जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। बी पॉजिटिव, वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P with position vector R from the origin. For that we must calculate the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to the point P for Q greater than 0. The work done against the repulsive force on the test charge is positive. Since work done is independent of the path, we choose a convenient path along the radial direction from infinity to the point P। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी भी, ये यहां पर एक कैपिटल Q चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये चार्ज एक ओरिजिन पे रखा हुआ है। हमको पॉइंट P पर इंफिनिटी से लेकर पॉइंट P तक इस चार्ज की वजह से लगने वाले पोटेंशियल को हम निकालेंगे। क्या से, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कितना चार्ज लिया है हमने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना है, +1 कूलम, कितना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको कहां से लेके आना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P।
इंफिनिटी से पॉइंट P तक क्या निकालना है हमें? वर्क डन। क्या निकालना है हमें? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, जहां पर चार्ज से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस स्मॉल r है और उस पॉइंट से लेके +1 कूलम का डिस्टेंस जो कि इंफिनिटी पर रखा हुआ है, उसको हमने एक डिस्टेंस मान लिया है, दैट इज r डैश, जो कि ट्राइंगल है, डेल है, वहां पर चेंज हो रहा है। +1 कूलम का हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। फर्दर अभी तक हमने डायग्राम के बारे में समझा, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश ऑन द पाथ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज Q upon 4 pi epsilon naught r square into r cap, where r is the unit vector along OP dash। यहां से ये जो फॉर्मूला है बहुत ही बेसिक है, आपने फिजिक्स के अपने फर्स्ट चैप्टर में ये फॉर्मूला कहां पर देखा है? कूलम्ब्स लॉ में। कहां पर देखा है आपने ये फॉर्मूला? कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते थे तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां तक था। उसके बाद हमारे पास यहां पर हमको Q की जगह क्या रखा है? कैपिटल Q Q1 की जगह, और Q2 की जगह क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव +1 कूलम चार्ज है अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हमने ये पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हमने इसे r कैप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर r कैप वेक्टर से हमें मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक ये कैसा है? यूनिट वेक्टर है। दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये एक यूनिट वेक्टर है अलोंग ओपी लाइन। फर्दर वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम r डैश टू r डैश प्लस डेल r इज डेल w इक्वल्स -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर इंटू डेल r। यहां पर अब हमको क्या था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहां पर हम वर्क डन निकाल रहे हैं। वर्क डन के लिए यहां पर हमने बात किया, वर्क डन में यहां पर आपने जो लाइन देखी थी, हम चार्ज किसके अलोंग निकाल रहे थे? लाइन के। यहां पर अपने पास कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ था, यहां पर एक पॉइंट P था हमारे पास, जिससे कि हम एक इंफिनिटी पर हमने यहां पर मान लिया था कोई चार्ज रखा हुआ, दैट इज 1 कूलम। इसकी डिस्टेंस r थी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r डैश मानी थी, और यहां पे हमने उसको एक एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दिया था जो था डेल r। तो हम r डैश प्लस डेल r हम कहां से ले रहे हैं? वर्क डन r डैश प्लस डेल r से, क्योंकि पहले हम स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, ये हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके इंटीग्रेशन करने से हमें टोटल एरिया से वर्क डन पता चल जाएगा। इसलिए अभी हमने क्या किया? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, दैट इज डेल r। हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, अभी हमने सिर्फ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, दैट इज डेल r, जो यहां से लेके यहां तक है। अब हमको बताया था जो वर्क डन क्या था? वर्क डन में सिंपल E डॉट डेल s डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, हटता तो क्या आता है? cos थीटा, और थीटा यहां पे कितना है? लाइन पर। लाइन पर एंगल कितना बनता है आपके पास? थीटा कितना है आपके पास? 180 डिग्री। थीटा अपने पास कितना है? 180। और बेटा cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है? -1। इसीलिए यहां पर हमारे पास माइनस साइन आ गया, और पूरा फॉर्मूला एज सच है। अब यहां पर हम इससे हमने वर्क डन निकाल लिया, कितने एरिया के लिए? स्मॉल एलिमेंट डेल r के लिए। अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे एरिया से
इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी तक का हमारा कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। फर्दर द नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज फॉर डेल आर इज लेस देन 0 डेल डब्ल्यू इज पॉजिटिव। Total work done capital W by the external force is obtained by integrating equation from R dash। हमने बेटा बात की अभी यहां पर नेगेटिव साइन की, क्योंकि डेल आर जो डिस्टेंस है वो यहां पर इन्होंने 0 से कम मान ली है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए अभी हमने एक छोटा स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, हमको इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी तक का वर्क डन निकालना है बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। फर्दर इंफिनिटी टू आर डैश, और जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो कहां से होगी, इंफिनिटी से लेके आर तक। W इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। अब यहां पर बेटा हम फॉर्मूला देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां पर हमने वर्क डन ले लिया बेटा। इस डेल साइन का मतलब होता है फिजिक्स में, अगर किसी के साथ भी कोई डेल साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है उस क्वांटिटी में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वर्क डन में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो यहां से फिर हम देखते हैं वर्क डन को हमने सिमिलर लिख लिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस साइन बाहर आ गया, और लिमिट क्या है इंफिनिटी से लेके आर तक। कहां से लेके आ रहे थे, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ये हमारी क्या है लिमिट्स, ये हमारी लिमिट्स है बेटा, इंफिनिटी टू आर। सिंपल फॉर्मूला Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर स्क्वायर फ्रॉम डी आर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, जो हमें कूलाम्स लॉ से मिला है। ये हमें कूलाम्स लॉ से मिला है बेटा, ये हमें पता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहां पर अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारे कांस्टेंट है हम उसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। चार्ज है हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड का है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज आवर कांस्टेंट। हमारे पास नीचे क्या रह गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास क्या रह गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा यहां पर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर बात कर रहे हैं। आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या रह जाएगा, आर माइनस 2। इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, 1 प्लस एड ऊपर, 1 प्लस एड नीचे, क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन, आर इनवर्स। हमारे पास क्या आ गया, आर इनवर्स। फर्दर हम आर इनवर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, हमारे पास आर इनवर्स आ गया था, हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन, बाहर क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट में क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे -2 + 1 था उससे माइनस आ गया, और आर स्क्वायर से हमारे पास क्या आ गया बेटा, आर इनवर्स। इनवर्स का साइन उठेगा, ये बाहर जाएगा माइनस साइन, ऑलरेडी हमारे पास एक माइनस साइन बाहर था, एक नीचे आ गया ये, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। हमारे पास कैसी वैल्यू आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर इनवर्स को हम नीचे ले जाएंगे, वो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन आर, वो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 अपॉन आर। हमारे पास ये टर्म आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। फर्दर दिस बाय डेफिनेशन इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज Q इज V इक्वल्स Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और ये क्या था हमारे पास, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q, दैट इज VR इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। न्यूमेरिकल। अब बेटा इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट ए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into 10 to the power -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। आंसर बेटा अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, आपको यहां पर क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हमारे पास सिंपल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा पोटेंशियल निकालने के लिए, अभी हमारा निकला हुआ था। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला मिला था, V इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है बेटा, यहां पर हमको गिवन क्या है,
व्हाट इज गिवन देयर, गिवन क्या है हमको बेटा, हमको यहां पर चार्ज गिवन है, चार्ज कितना है अपना 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, आर कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे जो क्या रह जाएगा 0.09 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100। अब ये सारी चीजें हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैपिटल क्यू की जगह हम क्या रख देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और बेटा नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.09, ठीक है। इसे हम यहां से आगे सॉल्व कर लेंगे, और यहां तक हमने देख लिया। अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं, दैट इज v इक्वल्स, जो फॉर्मूला था आपने देखा, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया और हमारे पास क्या आंसर आया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। इसका बी पार्ट देखते हैं, हैंस obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power 9 coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? यहां पर बेटा ये फर्स्ट का ही बी पार्ट है, यहां पर हम क्या निकाल चुके हैं अभी, पोटेंशियल कितना है हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट है हमारे पास, चार्ज निकाल चुके हैं, बट चार्ज हमारे पास गिवन है कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। हमें वर्क डन निकालना है, हमें क्या निकालना है वर्क डन। अब वर्क डन निकालने के लिए हम देखते हैं आंसर, वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Q इंटू V, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और हमको आंसर मिला 8 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉड, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आया, इसीलिए आंसर डिपेंड करता है जिस पाथ से हम चार्ज को लेकर आए हैं। थैंक यू क्लास।